हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए स्क्वायर जी एकेडमी। मेरा नाम है आशिक हुसैन और आज मैं आप लोगों के लिए फ्लूइड मैकेनिक्स का सेकंड लेक्चर प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स पे जो है वो लेके आया हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज हम सबसे पहले देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। तो हम प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड पढ़ने वाले हैं, तो सबसे पहले पता तो हो कि प्रॉपर्टीज क्या होती है ना। फिर उसके बाद कौन कौन सी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। मास डेंसिटी, स्पेसिफिक वेट जिसको हम रिलेटिव डेंसिटी भी कहते हैं, उसके बाद हम देखेंगे स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है, उसके बाद कॉम्प्रेसिबिलिटी, उसके बाद बल्क मॉडुलस और फिर उसके बाद एक न्यूमेरिकल देखेंगे बल्क मॉडुलस के ऊपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रॉपर्टीज क्या होती है। तो प्रॉपर्टीज को किस तरीके से डिफाइन किया गया कि ऑल मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सिस्टम इज नोन एज प्रॉपर्टीज, कि हर वो चीज सिस्टम की जिसको नापा जा सके उसी को प्रॉपर्टी कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये वाटर है ना, तो हर वो चीज इसकी जिसको नापा जा सके। फॉर एग्जाम्पल इसका प्रेशर क्या है, इसका टेम्परेचर क्या है, इसका वॉल्यूम क्या है, तो इन सब चीजों को हम क्या बोलेंगे, इसकी प्रॉपर्टी। और प्रॉपर्टी क्या क्या काम आती है। प्रॉपर्टी काम आती है, इट इज यूज टू रिप्रेजेंट स्टेट ऑफ द सिस्टम, कि किसी भी चीज का हमको प्रेशर पता होगा, टेम्परेचर पता होगा, तो उसकी स्टेट भी हमें पता होगी, है ना। कि अगर मुझे इसका टेम्परेचर पता पड़ जाए, इसका प्रेशर पता पड़ जाए, तो मैं इसकी स्टेट बता सकता हूँ कि ये लिक्विड स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में है या वेपराइजेशन स्टेट में है ना। तो प्रॉपर्टी किस काम आती है, इट इज यूज टू रिप्रेजेंट स्टेट ऑफ अ सिस्टम। जस्ट अगर मैं आपसे पूछूं कि ये क्या है, तो आप कहोगे पानी है ना। सब यही कहेंगे पानी है। तो अगर आप भी यही कहोगे कि ये पानी है, तो आप में और आपके घर के बाहर जो मजदूर काम कर रहा है उसमें क्या डिफरेंस रह जाएगा, है ना। तो आप एज एन इंजीनियर क्या कहोगे कि ये पानी है, इसका प्रेशर ये है, इसका टेम्परेचर ये है, ताकि आप इसकी स्टेट बता पाओ। वरना आपके लिए तो ये पानी और ये पानी दोनों पानी बराबर है ना। आप इसको तो पी सकते हो, आप इसको तो पी सकते हो, लेकिन क्या इसको पी सकते हो। इसको पीने का बोलोगे तो आप पियोगे नहीं ना। तो आपको कैसे पता पड़ा कि ये पानी पीने लायक है और ये पानी पीने लायक नहीं है। इसकी स्टेट जानकर, है ना। और स्टेट कैसे पता पड़ी, इसकी प्रॉपर्टीज जानकर, कि इसका टेम्परेचर ये है, इसका प्रेशर ये है। तो प्रॉपर्टीज क्या होती है, ऑल मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सिस्टम इज नोन एज प्रॉपर्टीज। तो चलिए आज हम हमारी सबसे पहली प्रॉपर्टी, फ्लूइड की जो प्रॉपर्टी है, सबसे पहली प्रॉपर्टी उसको स्टार्ट करते हैं। उसका नाम है मास डेंसिटी। अब इसको हम आम भाषा में डेंसिटी भी कह देते हैं। इसको रो से डिनोट किया जाता है। डेंसिटी को किस तरीके से डिफाइन किया गया, इट इज डिफाइंड एज मास पर यूनिट वॉल्यूम। मतलब ये कि हम एक ऐसा बॉक्स लें जिसकी लेंथ 1 मीटर हो, विड्थ 1 मीटर हो और हाइट 1 मीटर हो, और इसके अंदर अगर हम फ्लूइड को डालें तो जितना मास फ्लूइड का आएगा उसी को हम मास डेंसिटी या फिर सिर्फ डेंसिटी कह सकते हैं, है ना। तो इसको किस तरीके से डिफाइन किया गया, मास पर यूनिट वॉल्यूम। मैथमेटिकली अगर हम देखें तो क्या होगा, डेंसिटी इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम। एम से ये मास और ये वॉल्यूम। अगर यूनिट की बात करें तो मास की ऐसा यूनिट होती है केजी और वॉल्यूम की ऐसा यूनिट होती है मीटर क्यूब। तो यूनिट डेंसिटी की यूनिट क्या हो जाएगी, केजी पर मीटर क्यूब। डायमेंशंस की बात करें तो m1 l की पावर -3 इसका डायमेंशन होगा। देखो है ना, एक बात हमेशा याद रखना, डायमेंशन कभी है ना याद मत करना कि यार इसका डायमेंशन याद कर लिया, आगे अपने पास मास डेंसिटी के बाद स्पेसिफिक ग्रेविटी आ गई, उसका क्या डायमेंशन होगा, उसके बाद कॉम्प्रेसिबिलिटी आ गई, उसका क्या डायमेंशन होगा, है ना। डायमेंशन कभी भी याद नहीं करना है ना। अगर याद करने बैठोगे तो फ्लूइड मैकेनिक्स में इकलौते में 300 प्लस टर्म्स आएगी और सबका अपना अपना डायमेंशन है, तो कितना याद करोगे, है ना। तो डायमेंशन निकाल लेंगे, मुश्किल से 10 से 15 सेकंड लगता है डायमेंशन निकालने में। तो जो भी टर्म आएगी उसका हम डायमेंशन निकाल लेंगे। कैसे निकालते हैं इस पे मैं जस्ट आपके पास एक दो टर्म के बाद आऊंगा, है ना। दो या 3 मिनट बाद इसके ऊपर आऊंगा हम डायमेंशंस के ऊपर। तो नेक्स्ट मास डेंसिटी के बारे में हम देखते हैं कि इसको मेजर करने का डिवाइस क्या है, वो है पिक्नोमीटर। इसको हम पिक्नोमीटर से मेजर करते हैं। अब देखते हैं कि डेंसिटी का चेंज किस तरीके से होता है प्रेशर और टेम्परेचर के साथ। तो अगर हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे, तो फॉर एग्जांपल जस्ट मैंने एक पिस्टन सिलेंडर सिस्टम लिया यहाँ पे, ये पिस्टन सिलेंडर सिस्टम लिया। अब मैं इसके ऊपर प्रेशर लगाता हूं ऊपर से, है ना। इस सिस्टम के ऊपर से प्रेशर लगाया मैंने, तो क्या होगा, इसके अंदर जो गैस है ये पिस्टन नीचे आएगा। नीचे आएगा तो क्या हुआ,
वही मास जो पहले मास था, वही मास अब कम वॉल्यूम में आ गया, है ना, तो वॉल्यूम डिक्रीज हो गया। तो अगर वॉल्यूम डिक्रीज हुआ तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, है ना। तो जैसे जैसे ही मैं प्रेशर इंक्रीज करूंगा तो डेंसिटी भी इंक्रीज हो जाएगी। अगर मैं टेम्परेचर की बात करता हूं तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पे एक्सपेंशन होता है। एक्सपेंशन मतलब वॉल्यूम इंक्रीज होता है। अगर एक्सपेंशन होगा तो क्या होगा, डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी। तो ये किसकी बात कर रहे हैं, फ्लूइड्स की बात करते हैं, है ना। लेकिन जनरली हम ये अज्यूम करके चलते हैं, या फिर अज्यूम नहीं करते, जनरली हम लिक्विड को इनकॉम्प्रेसिबल ट्रीट करते हैं। क्यों? क्योंकि प्रेशर और टेम्परेचर के बहुत ज्यादा इंक्रीज या डिक्रीज करने पर डेंसिटी में जो चेंज आता है वो नेग्लिजिबल आता है, इसीलिए हम लिक्विड को इनकॉम्प्रेसिबल ट्रीट करते हैं, है ना। लेकिन सच क्या बात है, सच तो ये फिरोज कि कोई भी लिक्विड परफेक्टली इनकम्प्रेसिबल नहीं होता, थोड़ा बहुत डेंसिटी में चेंज होता ही होता है ना। लेकिन वो चेंज नेग्लिजिबल होता है, इस वजह से हम उसको इनकम्प्रेसिबल ट्रीट करते हैं। अब मैंने बात की थी डायमेंशन की। क्या डायमेंशन कभी भी याद नहीं करेंगे अपन, है ना। डायमेंशन की बात की थी कि डायमेंशन कभी भी याद नहीं करेंगे, इसको निकालना सीखेंगे। तो ये ml क्या है, ये फंडामेंटल क्वांटिटीज है। तो कहा गया कि अगर मैकेनिकल बैठी है तो 4 फंडामेंटल क्वांटिटी, और अगर सिविल भी बैठी है तो 3 फंडामेंटल क्वांटिटी। तो फंडामेंटल क्वांटिटी क्या कौन कौन सी है, मास, लेंथ, टाइम और टेम्परेचर। टेम्परेचर मैकेनिकल में यूज होता है ज्यादातर और सिविल में कम यूज होता है। सिविल में ये स्टार्टिंग के 3 ही यूज होते हैं। तो अगर यूनिट की बात करें तो मास की ऐसा यूनिट केजी, लेंथ की मीटर और टाइम की सेकंड, टेम्परेचर की केल्विन। इसको डायमेंशंस के फॉर्म में किस तरीके से मेजर करते हैं, एम, एल, टी और थीटा। तो डायमेंशन कैसे निकालते हैं, हम छोटे छोटे डायमेंशन याद कर लेते हैं। याद भी क्या करना, मतलब एरिया का डायमेंशन लेंथ इनटू लेंथ होता है। जैसे जस्ट फॉर एग्जांपल एरिया की बात करें तो एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, है ना। तो लेंथ इनटू ब्रेथ क्या हो गया, लेंथ का क्या होता है, मीटर यूनिट, इसकी भी मीटर, क्या हो गया, मीटर स्क्वायर, है ना। मीटर स्क्वायर मीटर क्या लेंथ है एल, तो एल स्क्वायर, ये इसका डायमेंशन हो गया। ठीक है। वॉल्यूम की बात करें तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, इंटू हाइट भी आ जाएगी, यहाँ पे एम क्यूब हो जाएगा और यहाँ पे एल क्यूब हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से डायमेंशन निकालते हैं। और किसी चीज की बात करें, फोर्स की बात करते हैं, तो फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है। और सिंप्लीफाई करें तो मास रह गया। एक्सेलरेशन को क्या होता है, मीटर पर सेकंड, है ना। मास को अगर अपन मास किस में डिनोट करते हैं, केजी में, और एक्सेलरेशन किस में डिनोट करेंगे, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है। तो केजी क्या हो गया, m1, मीटर लेंथ L1, टी नीचे है तो t की पावर -2, ये फोर्स का डायमेंशन हो गया, m1 L1 t की पावर -2। ठीक है। इसी तरीके से हम डिफरेंट जो भी टर्म्स आती जाएगी उनका डायमेंशन अपन निकाल सकते हैं, है ना। एक्सेलरेशन का डायमेंशन देखें, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है। तो मीटर के लिए क्या होगा L1 और सेकंड स्क्वायर के लिए t की पावर -2, ये इसका डायमेंशन हो गया। इसी तरीके से हम जो भी टर्म्स आती जाएगी उनका डायमेंशंस निकालते जाएंगे। ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी कौन सी पढ़ने वाले हैं, इसका नाम है स्पेसिफिक वेट या फिर वेट डेंसिटी। इसको ओमेगा या फिर गामा से डिनोट किया जाता है ना। इसको किसे डिनोट करते हैं, या तो ओमेगा से डिनोट करेंगे या गामा से डिनोट करेंगे। तो इसको किस तरीके से डिफाइन किया गया, इट इज डिफाइंड एज वेट पर यूनिट वॉल्यूम। उसको मास डेंसिटी क्या थी, मास पर यूनिट वॉल्यूम, इसमें क्या हो गया, वेट पर यूनिट वॉल्यूम। तो वेट क्या होता है, मास को अगर अपन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये वेट हो जाएगा, है ना, W। ठीक है। और वेट पर यूनिट वॉल्यूम क्या होगा, मतलब एक ऐसा बॉक्स ले जिसकी लेंथ, विड्थ और हाइट 1 हो, उसके अंदर जितना वेट आएगा फ्लूइड का वो क्या होगा, उसकी वेट डेंसिटी होगी। और अगर मैथमेटिकली देखें तो ये क्या हो जाएगा, mg/v। mg क्या हो गया, वेट, और v वॉल्यूम। अभी हमने देखा था कि मास पर वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी को किससे डिनोट करते हैं, रो से। तो वेट क्या हो गया, रो इंटू जी।
इसकी यूनिट की बात करें, mg किसकी यूनिट होती है? mg क्या होता है? फोर्स, न्यूटन, और वॉल्यूम क्या होता है? मीटर क्यूब। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? न्यूटन पर मीटर क्यूब। डायमेंशंस की बात करते हैं, m1 l-2 t-2 कैसे आया अभी देखते हैं। देखो ऊपर क्या है? न्यूटन, न्यूटन क्या है? फोर्स, फोर्स क्या है? mg। तो अगर mg बाय v, यही फॉर्मूला लिखा है ना। मास को किससे डिनोट करते हैं? kg से। g क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब एक्सेलरेशन ही हुआ, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। और वॉल्यूम क्या है? मीटर क्यूब। ठीक है, तो ये 1 मीटर से ये स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो अब इसका डायमेंशंस की बात करें तो ये kg ऊपर है तो m1, मीटर स्क्वायर तो l⁻⁻2 नीचे है, और सेकंड स्क्वायर नीचे है तो t⁻⁻2। सिंपल। कितना टाइम लगा? मुश्किल से 10 सेकंड, है ना। तो इसका डायमेंशन क्या हो गया? m1 l⁻⁻2 t⁻⁻2। अगर एक्सपेरिमेंटल डिवाइस की बात करें तो इसके लिए हम पिक्नोमीटर ही यूज करते हैं। देखो ना, अगर अपने पास डेंसिटी अपन निकाल सकते हैं, डेंसिटी निकल गई तो उसको जी से तो मल्टीप्लाई करना है ना। तो इसके लिए एक अलग से डिवाइस क्यों अपन नया निकाले? तो आपके लिए भी पढ़ने में बोलेंगे यार कितने साइंटिस्ट थे, कितने डिवाइस निकाल के चले गए। तो सिंपल सर, जब अपन को डेंसिटी निकालने का डिवाइस है उसको जी से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो उसी से हमारा वेट डेंसिटी भी निकल जाएगी, है ना। अगर प्रेशर और टेम्परेचर के साथ चेंज की बात करें तो जो डेंसिटी का रिलेशन होगा, जो रो का रिलेशन होगा, वही वेट डेंसिटी का रिलेशन होगा। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो चेंज होता नहीं है प्रेशर और टेम्परेचर के चेंज के साथ, है ना। तो जो डेंसिटी के साथ रिलेशन होगा वही वेट डेंसिटी का रिलेशन होगा। तो जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे वेट डेंसिटी भी इंक्रीज होगी। अगर टेम्परेचर की बात करें, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे वेट डेंसिटी डिक्रीज होगी। अब देखो डेंसिटी क्या है? डेंसिटी एक एब्सोल्यूट क्वांटिटी है, लेकिन स्पेसिफिक डेंसिटी एब्सोल्यूट क्वांटिटी नहीं है, वो ग्रेविटेशनल क्वांटिटी है। एब्सोल्यूट क्वांटिटी क्या होती है? जो लोकेशन टू लोकेशन चेंज ना हो। तो अगर रो की बात करें तो रो चाहे आप यहाँ पे नापे, चाहे मून पे नापे, कहीं पे भी नापे, है ना, डेंसिटी किसी भी सिस्टम की, किसी भी बॉडी की सेम ही रहेगी। लेकिन अगर वेट डेंसिटी की बात करें, ओमेगा की बात करें, तो उसके साथ क्या आ जाता है? डेंसिटी के साथ जी भी आ जाता है। जी की वैल्यू प्लेस टू प्लेस डिफर करती है। तो इसीलिए कहा गया कि डेंसिटी जो है वो है एब्सोल्यूट क्वांटिटी, और वेट डेंसिटी है वो है ग्रेविटेशनल क्वांटिटी। मतलब एब्सोल्यूट क्वांटिटी मतलब लोकेशन टू लोकेशन चेंज ना हो, और जबकि स्पेसिफिक डेंसिटी या वेट डेंसिटी लोकेशन टू लोकेशन चेंज होती है, इसीलिए वो एब्सोल्यूट क्वांटिटी नहीं है। अब तीसरी जो प्रॉपर्टी है वो है स्पेसिफिक वॉल्यूम। स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज वॉल्यूम पर यूनिट मास। मतलब किसी भी चीज का स्पेसिफिक टर्म, स्पेसिफिक कम, जैसे ही स्पेसिफिक टर्म आ गया उसका मतलब क्या हुआ? पर यूनिट मास, है ना। तो वॉल्यूम पर यूनिट मास क्या हो गया? स्पेसिफिक वॉल्यूम। वॉल्यूम तो था ही, और स्पेसिफिक मतलब पर यूनिट मास। जैसे एंथैल्पी, एंथैल्पी क्या होती है? कैपिटल एच। और अगर कैपिटल एच को अपन मास से डिवाइड कर दें तो वो क्या हो जाएगी? स्पेसिफिक एंथैल्पी, है ना। तो पर यूनिट मास जो भी टर्म आ जाएगी वहां पे स्पेसिफिक टर्म आ जाएगा। ठीक है, तो स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या हो गया? वॉल्यूम पर यूनिट मास। मैथमेटिकली देखें तो वॉल्यूम बाय मास। तो अगर इसको अपन थोड़ा गौर से देखें तो ये क्या दिख रहा है? 1/रो, है ना। मतलब अगर प्रोपोर्शनल देखें तो स्पेसिफिक वॉल्यूम डेंसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है। तो अगर टेम्परेचर और प्रेशर चेंज की बात करें तो प्रेशर इंक्रीज करेंगे, है ना। प्रेशर इंक्रीज करने पे क्या होता है? डेंसिटी इंक्रीज होती है। डेंसिटी इंक्रीज होती है तो वॉल्यूम क्या होगा? स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होगा? डिक्रीज होगा। मतलब अगर प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो मॉलिक्यूल्स पास पास में आने लगेंगे, और मॉलिक्यूल्स पास पास में आएंगे तो उसका स्पेसिफिक वॉल्यूम डिक्रीज होगा। ऑन द अदर हैंड अगर अपन टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो मॉलिक्यूल्स दूर दूर जाने लगेंगे और स्पेसिफिक वॉल्यूम इंक्रीज होगा। ठीक है, इस तरीके से स्पेसिफिक वॉल्यूम का प्रेशर और टेम्परेचर के साथ रिलेशन रहता है। अगर यूनिट की बात करें तो वॉल्यूम की स्टैंडर्ड यूनिट मतलब ऐसा यूनिट क्या होती है? मीटर क्यूब, और मास की केजी, तो मीटर क्यूब पर केजी। और डायमेंशन हम लोग निकाल लेंगे, सिंपल तो है, l³ और m⁻⁻1, सिंपल। अब नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है उसका नाम है रिलेटिव डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी। रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है? कि
इसको कंपैरिजन के काम आता है कि स्टैंडर्ड से हम कितना पास में है इसकी डेंसिटी या कितना दूर है। तो इसको किस तरीके से डिफाइन किया गया कि इट इज द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ टेस्ट फ्लूइड टू द डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड और डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। लिक्विड के लिए जो स्टैंडर्ड फ्लूइड यूज होता है वो होता है वाटर, जिसकी डेंसिटी होती है 1000 kg पर मीटर क्यूब 4 डिग्री सेल्सियस पे। वाटर की डेंसिटी है ना, मतलब कुछ अजीब होती है, मतलब डेंसिटी की बात करें, वाटर की बात करें तो 4 डिग्री सेल्सियस पे इसकी डेंसिटी मैक्सिमम होती है। वैसे तो वाटर इनकॉम्प्रेसिबल होता है ना, लेकिन 1000 kg पर मीटर क्यूब। और इसके अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे या डिक्रीज करेंगे इसकी डेंसिटी कम ही होगी। वैसे तो वाटर इनकॉम्प्रेसिबल होता है, डेंसिटी में कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर माइन्यूट भी फर्क पड़ रहा है तो भी डेंसिटी कम ही होगी, 1000 kg पर मीटर क्यूब से ज्यादा नहीं होगी। और 4 डिग्री सेल्सियस पे इसकी डेंसिटी मैक्सिमम होती है। और कितनी होती है? 1000 kg पर मीटर क्यूब। और गैसेस की बात करें तो स्टैंडर्ड फ्लूइड हम एयर लेते हैं जिसकी डेंसिटी होती है 1.2 kg पर मीटर क्यूब। कितने टेम्परेचर पे? 15 डिग्री सेल्सियस पे। एक्सपेरिमेंटल डिवाइस या तो आपको ऑप्शंस में हाइड्रोमीटर मिलेगा, या अगर मोस्ट ऑफ द केसेस में 90% केसेस में आपको हाइड्रोमीटर मिलेगा। अगर हाइड्रोमीटर नहीं मिले तो एक और डिवाइस कौन सा यूज होता है? एरोमीटर यूज होता है इसको मेजर करने के लिए। देखो ये भी डेंसिटी है और ये भी डेंसिटी है, तो ये यूनिटलेस होगी, और यूनिटलेस है और डायमेंशनलेस है, कोई डायमेंशन नहीं होगा इसका। हाँ, तो रिलेटिव डेंसिटी यूनिटलेस होती है और डायमेंशनलेस होती है। तो इस रिलेटिव डेंसिटी को किस तरीके से डिफाइन किया गया? इट इज द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ टेस्ट फ्लूइड टू द डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम जो पढ़ने वाले हैं उसका नाम है कॉम्प्रेसिबिलिटी, या फिर कोफिशिएंट ऑफ कॉम्प्रेसिबिलिटी भी कहा जाता है इसको। कॉम्प्रेसिबिलिटी इस टर्म का यूज मतलब इस टर्म का क्या यूज रहा, क्यों इसकी जरूरत पड़ी, ताकि देखने के लिए कि कौन सा फ्लूइड कॉम्प्रेसिबल है और कौन सा फ्लूइड इनकॉम्प्रेसिबल है। तो ये किस लिए काम आता है? टू चेक वेदर अ फ्लूइड इज कॉम्प्रेसिबल और नॉट। इसको किस तरीके से डिफाइन किया गया कि द रिलेटिव चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट चेंज इन प्रेशर इज नोन एज कॉम्प्रेसिबिलिटी। और अगर आसान भाषा में कहना चाहें तो ये क्या होता है? इट इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन टू द चेंज इन प्रेशर। देखो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन टू द चेंज इन प्रेशर, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होता है? चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम और चेंज इन प्रेशर। इसको सिंप्लीफाइड वर्जन में इस तरीके से लिखा जा सकता है माइनस डीवी अपॉन वीडीपी। चलिए देखते हैं क्या होता है, किस तरीके से अपन सिस्टम को समझते हैं, है ना। तो एक जब भी हम प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो हम क्या मान के चलते हैं कि सिस्टम क्लोज सिस्टम है ना। क्लोज सिस्टम नहीं होगा, जैसे हमने डेंसिटी देखा था, उस पर प्रेशर टेम्परेचर इंक्रीज किया, तो अगर वो ओपन सिस्टम होता तो वाटर या लिक्विड या गैसेस जो भी था वो फ्लो हो जाता, है ना। तो हमेशा हम क्लोज सिस्टम अज्यूम करके चलते हैं। तो हमने एक पिस्टन सिलेंडर सिस्टम अज्यूम किया, ये इसका इनिशियल स्टेज है ना, ये इसकी इनिशियल स्टेज है, इस पे हमने प्रेशर लगाना स्टार्ट किया। तो इनिशियल स्टेज है तो इसकी हमने डेंसिटी रो आई मानी, वॉल्यूम वी आई माना, प्रेशर पी आई माना। अब हमने क्या किया, इसके ऊपर प्रेशर लगाना स्टार्ट किया। जैसे जैसे प्रेशर लगाएंगे ये पिस्टन नीचे आना स्टार्ट होगा और आते आते यहां पे आ गया। तो इसकी फाइनल डेंसिटी रो एफ, वॉल्यूम वी एफ और प्रेशर पी एफ। ये चीज न्यूमेरिकल में काम आएगी, है ना, कि कॉम्प्रेसिबिलिटी किस तरीके से डिफाइन किया गया? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन डिवाइडेड बाय चेंज इन प्रेशर। तो अगर न्यूमेरिकली हम देखा जाए तो इसको और किस तरीके से लिखा जा सकता है? माइनस वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। देखो ये इनिशियल वॉल्यूम था, है ना, वी इनिशियल, और ये फाइनल वॉल्यूम था वी फाइनल। हमको साफ दिख रहा है कि फाइनल वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम से कम है, तो हम वी फाइनल माइनस वी इनिशियल जब करेंगे तो ये एक नेगेटिव टर्म आएगी, है ना, ये एक नेगेटिव टर्म आएगी, ठीक है। तो इसीलिए यहां पे एक नेगेटिव टर्म ऑलरेडी ऐड कर दिया गया ताकि बीटा पॉजिटिव रहे या फिर जीरो रहे, बीटा कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा, हाँ। तो ये माइनस किस लिए ऐड किया गया? क्योंकि वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, तो अगर चेंज इन वॉल्यूम निकालेंगे तो वो नेगेटिव टर्म आएगी, ठीक है।
तो वी फाइनल माइनस वी इनिशियल अपॉन वी इनिशियल मल्टीप्लाई बाय पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। और इसको इस तरीके से भी आपको एग्जाम में लिखा हुआ मिल सकता है, वी इनिशियल माइनस वी फाइनल, मतलब इस माइनस को अंदर ले गए तो वी इनिशियल माइनस वी फाइनल अपॉन वी इनिशियल मल्टीप्लाई बाय पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। परफेक्टली इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए बीटा की वैल्यू 0 होती है, मतलब अगर फ्लूइड इनकॉम्प्रेसिबल है तो चेंज इन वॉल्यूम क्या हो जाएगा 0, और ये 0 हो गया तो बीटा की वैल्यू भी क्या हो गई 0। तो परफेक्टली इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए बीटा की वैल्यू 0 हो गई। तो अगर और थोड़ा गौर से देखा जाए तो अगर अपन 0 से आगे बढ़ते गए इंफिनिटी की तरफ तो इस किसी भी फ्लूइड की कॉम्प्रेसिबिलिटी भी इंक्रीज होती जाएगी। यहाँ पे तो परफेक्टली इनकॉम्प्रेसिबल, और जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे उतना ज्यादा फ्लूइड कॉम्प्रेसिबल होता जाएगा। अब देखो, अभी हमने पीछे देखा था कि पिस्टन सिलेंडर सिस्टम है ना, तो पिस्टन सिलेंडर सिस्टम कैसा हुआ, क्लोज सिस्टम मतलब मास कांस्टेंट रहेगा, मास कांस्टेंट रहेगा। तो अगर अपन मास क्या होता है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, मास कांस्टेंट है, अगर अपन इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो डीएम डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, तो रो एक बार कर लिया और डीवी प्लस वी डी रो, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन रूल लगाया सिंपली, है ना। इसके बाद चेंज मास कांस्टेंट है तो चेंज इन मास कितना हो जाएगा 0, रो डीवी प्लस वी डी रो, इसको इस तरफ ले गए, रो डीवी इक्वल्स टू माइनस वी डी रो माइनस डीवी अपॉन वी, मतलब इसको नीचे लिया है यहाँ पे, और डी रो बाय रो माइनस डीवी अपॉन वी इक्वल्स टू डी रो बाय रो। तो ये टर्म कहीं अपन को जानी पहचानी लग रही है, अभी हमने देखी थी, है ना, चेंज इन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम। और इसी टर्म को अपन जो अपना कॉम्प्रेसिबिलिटी का फॉर्मूला है उसमें लिख सकते हैं। तो कॉम्प्रेसिबिलिटी का फॉर्मूला कैसे क्या बन जाएगा, माइनस डीवी अपॉन वी डीपी था तो डी रो अपॉन रो डीपी, रो फाइनल माइनस रो इनिशियल अपॉन रो इनिशियल इनटू डीपी। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस क्या होता है, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ कॉम्प्रेसिबिलिटी 1 बाय बीटा, तो माइनस वी डीपी बाय डीवी रो डीपी बाय डी रो, ये होता है बल्क मॉडुलस, मतलब इनवर्स ऑफ कॉम्प्रेसिबिलिटी इज नोन एज बल्क मॉडुलस। और परफेक्टली इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए बल्क मॉडुलस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इनफाइनाइट। अभी हमने देखा था कि परफेक्टली इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए बीटा की वैल्यू कितनी थी 0, और 1 बाई 0 क्या होगा इनफाइनाइट, तो बल्क मॉडुलस की वैल्यू कितनी हो जाएगी इनफाइनाइट। अब हम कुछ कंडीशंस देखने वाले हैं आइडियल गैस के लिए, है ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अलग अलग प्रोसेस में किस तरीके से आइडियल गैस बिहेव करती है, क्या इसका बल्क मॉडुलस रहता है, क्या कॉम्प्रेसिबिलिटी रहती है, अलग अलग प्रोसेस के लिए वो हम देखने वाले हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, है ना। हमने वही पिस्टन सिलेंडर सिस्टम अज्यूम किया और पहली बार क्या किया कि इसका वॉल्यूम कांस्टेंट रखा। तो अगर वॉल्यूम कांस्टेंट रखा मतलब वॉल्यूम फिक्स रखा, तो अगर वॉल्यूम चेंज नहीं होगा तो हम मतलब कुछ बल्क मॉडुलस वगैरह ये सब कुछ चीजें इनका कोई मतलब नहीं रहेगा, है ना। तो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस के लिए हम बल्क मॉडुलस वगैरह नहीं निकालते हैं। अगर कांस्टेंट प्रेशर की बात करें तो अगर मैं इसके ऊपर प्रेशर लगाऊंगा तो सिस्टम का प्रेशर तो इंक्रीज होगा, तो कांस्टेंट प्रेशर वाला भी पॉसिबल नहीं है। बचा क्या, कांस्टेंट टेम्परेचर आइसोथर्मल प्रोसेस या फिर एडियाबेटिक प्रोसेस। तो सबसे पहले देखते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस, और उसी के लिए हम बल्क मॉडुलस निकालते हैं जिसको हम बोलते हैं आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस। इसको केटी से डिनोट करते हैं, है ना। टी टेम्परेचर कांस्टेंट है, ये डिनोट कर रहा है। तो हमको पता है कि आइडियल गैस के लिए पीवी इक्वल्स टू एमआरटी होता है ना। अब ये वॉल्यूम नीचे आ जाएगा तो मास बाय वॉल्यूम क्या होता है डेंसिटी, तो P इक्वल्स टू रो आरटी। अब क्या दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर देंगे, जैसे ही डिफरेंशिएट करेंगे तो आरटी तो कांस्टेंट है, मतलब गैस कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, क्यों, क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस है। आरटी बाहर आ जाएगा, रो का डिफरेंशिएशन क्या होगा डी रो। अब डी रो को नीचे ले गए तो डीपी बाई डी रो क्या हो गया आरटी। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, दोनों तरफ रो से मल्टीप्लाई करेंगे तो रो डीपी बाई डी रो कितना हो जाएगा रो आरटी। अब ये टर्म कहीं ना कहीं हमको जानी पहचानी लग रही है। ये टर्म क्या है,
केटी, है ना, यही टर्म तो केटी है, मतलब यही टर्म तो हमको बल्क मॉडुलस कहलाता है। तो आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस क्या हो जाएगा, रो आर टी, और रो आर टी क्या था, पी, यहां से रो आर टी क्या था, पी। तो आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस क्या हो गया, रो आर टी, और वही जो प्रेशर होगा, ठीक है, मतलब आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस प्रेशर के इक्वल होगा। अगर कंप्रेसिबिलिटी की बात करें तो कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है, 1/k, तो 1/रो आर टी, और या फिर 1/p। तो ये हमने आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस और आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी निकाली। ये एग्जाम में मतलब गेट में भी कभी कभी पूछ लेता है, एसएससी जेई इन सब एग्जाम्स में पूछ लिया करता है कि आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस क्या होता है, आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है, तो हमको पता होना चाहिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो आइसोथर्मल वाला केस तो हमने देख लिया। अब नेक्स्ट केस जो हम देखने जा रहे हैं वो है एडियाबेटिक वाला। एडियाबेटिक में क्या है कि कोई भी हीट ट्रांसफर नहीं होगा। एडियाबेटिक मतलब क्या होता है कि कोई भी हीट ट्रांसफर नहीं होगा। तो हीट ट्रांसफर तो हम कर सकते हैं ना, कि हीट ट्रांसफर नहीं हुआ, ऐसा सिस्टम हम बना सकते हैं। तो हमको पता है एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए क्या होता है, पीवी की पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, वॉल्यूम को हम क्या ले सकते हैं, मास पर मास बाय डेंसिटी, मतलब डेंसिटी क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, मास बाय डेंसिटी। फिर क्या किया, P बाय रो की पावर गामा, अब M की पावर गामा को इधर ले गए, इक्वल्स टू के इस साइड ले गए डिवाइड में, है ना, C बाय M की पावर गामा। अब C बाय M की पावर गामा को हमने क्या क्या मान लिया, एक नया कांस्टेंट मान लिया, C डैश। तो P क्या हो गया, C डैश, और ये रो इधर चला गया, C डैश रो की पावर गामा, दोनों तरफ डिफरेंशिएट किया, ये डीपी बन गया, सी डैश कांस्टेंट है, ऐसा कैसा रहेगा। रो की पावर गामा का डिफरेंशिएशन क्या होगा, गामा रो की पावर गामा -1, और चेन रूल लगेगा, और डी रो भी डिफरेंशिएट हो जाएगा, ठीक है। अब डी रो इधर आ जाएगा, तो डीपी बाई डी रो सी डैश गामा रो की पावर गामा -1, दोनों तरफ रो से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि हमको बल्क मॉडुलस लाना है ना, सिंपल सी बात है। बल्क मॉडुलस क्या होता है, रो डीपी बाई डी रो, और दोनों तरफ रो से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या बन जाएगा, सी डैश गामा रो की पावर गामा -1, और यहां पे एक रो भी आ जाएगा, है ना, और रो आ गया, तो ये क्या बन गया, और ये 1, गामा -1, और ये 1, तो -1 + 1 कितना हो जाएगा, गामा, तो क्या बन जाएगा, रो की पावर गामा, ठीक है। अब सी डैश का अपन क्या लिख सकते हैं, यहां से सी डैश की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, पी बाय रो की पावर गामा लिख सकते हैं, तो पी बाय रो की पावर गामा, गामा रो की पावर गामा, और रो डीपी बाई डी रो अपन को पता है क्या होता है ना, रो डीपी बाई डी रो क्या होता है, बल्क मॉडुलस, रो की पावर गामा से रो की पावर गामा गया, ठीक है, तो क्या बचा, गामा पी या फिर गामा रो आर टी, इसी को रो आर टी क्या होता है, आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस। तो अगर देखा जाए तो क्या हो गया, एडियाबेटिक बल्क मॉडुलस गामा टाइम्स होता है आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस के। और अगर कॉम्प्रेसिबिलिटी की बात करें तो एडियाबेटिक कॉम्प्रेसिबिलिटी क्या होती है, 1/k, तो 1/गामा पी इक्वल्स टू 1/गामा रो आर टी। तो ये हमने देखा आइसोथर्मल और एडियाबेटिक बल्क मॉडुलस और कंप्रेसिबिलिटी। अब ये हमने आज 5 प्रॉपर्टीज देखी, बाकी प्रॉपर्टीज हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं, है ना, ठीक है। अब हमने कंप्रेसिबिलिटी देखा, है ना, तो क्या होता है कि जो चेंज इन कंप्रेसिबिलिटी किस पे डिपेंड करती है, चेंज इन डेंसिटी। तो डेंसिटी में जो चेंज होता है वो मैक नंबर के ऊपर भी डिपेंड करता है। एयर की अगर अपन बात करें तो एयर का कुछ रिलेशन इस तरीके से होता है कि मैक नंबर अगर 0.1 है तो परसेंटेज चेंज कितना होगा, 0.25। अगर मैक नंबर 0.2 है तो परसेंटेज चेंज कितना होगा, 1, और मैक नंबर 0.3 है तो 2.4। हमने लिक्विड को इनकॉम्प्रेसिबल ट्रीट करते हैं, क्यों, क्योंकि उसमें जो डेंसिटी चेंज होता है, परसेंटेज चेंज होता है, वो 5 से कम होता है, इसी वजह से हम उसको इनकॉम्प्रेसिबल ट्रीट करते हैं। तो अगर अपन एयर की बात करें तो अगर एयर के केस में अगर मैक नंबर लेस देन 0.3 है तो एयर को हम इनकॉम्प्रेसिबल ट्रीट करेंगे। किसकी बात हो रही है, एयर की बात हो रही है, ठीक है।
तो ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने 5 प्रॉपर्टीज देखी। अब एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं बल्क मॉडुलस के ऊपर ताकि कॉन्सेप्ट थोड़ा और क्लियर हो जाए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, प्रेशर ऑफ अ फ्लूइड इज अ फंक्शन ऑफ इट्स डेंसिटी एंड कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय P इक्वल्स टू 3500 रो की पावर 1/2 प्लस 2500। तो प्रेशर डेंसिटी का फंक्शन है और हमको क्या बोला है आगे, फाइंड बल्क मॉडुलस व्हेन प्रेशर इज 10⁵ पास्कल। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, हमको पता है बल्क मॉडुलस क्या होता है। बल्क मॉडुलस होता है K इक्वल्स टू रो dP बाय डी रो, है ना। तो dP बाय डी रो निकाल लेते हैं और डेंसिटी निकाल लेते हैं, है ना। तो बल्क मॉडुलस निकल जाएगा। तो प्रेशर अपन को गिवन में है, प्रेशर क्या गिवन में है, 3500 रो की पावर 1/2 प्लस 2500। इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, dP इक्वल्स टू 3500 इंटू 1/2 इंटू रो का डिफरेंशिएशन, रो की पावर 1/2 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/2 रो की पावर माइनस 1/2 और 2500 कांस्टेंट है, तो ये ऐसे कैसा रह जाएगा, है ना। और यहाँ पे एक डी रो भी आ जाएगा, ठीक है। अगर डीपी अपन डी रो की बात करें तो ये कितना हो जाएगा, 3500 डिवाइडेड बाई 2 1750 और रो की पावर माइनस 1/2 है तो नीचे आ जाएगा रो की पावर 1/2, ठीक है। अब अगर बल्क मॉडुलस की बात करें तो बल्क मॉडुलस क्या होता है, K इक्वल्स टू रो dP बाय डी रो, है ना। तो रो इंटू 1750 डिवाइडेड बाय रो की पावर 1/2। यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे पावर 1/2 है, तो ऊपर आएगा तो माइनस 1/2, तो कितना हो जाएगा रो की पावर 1/2, तो कितना हो जाएगा रो की पावर 1/2 टाइम्स 1750। अब दिक्कत कहाँ आ रही है कि यहाँ पे हमारे पास रो की टर्म है लेकिन हमको प्रेशर गिवन में है, इस कंडीशन पे कितना है 10⁵ पास्कल। तो हम क्या कर लेंगे, 10⁵ पास्कल पे डेंसिटी कितनी है वो निकाल लेते हैं, तो और उसको यहाँ पे पुट कर देंगे तो बल्क मॉडुलस आ जाएगा इस प्रेशर पे, है ना। तो प्रेशर का रिलेशन हमको यहाँ पे गिवन में है, तो इसको अगर अपन और मॉडिफाई करें तो क्या बनेगा, P माइनस 2500 इक्वल्स टू 3500 रो की पावर 1/2। प्रेशर कितना है 10⁵, तो 10⁵ माइनस 2500 डिवाइडेड बाय 3500 इक्वल्स टू रो की पावर 1/2। अगर अपन इसको सिंप्लीफाई ना भी करें तो यहाँ पे क्या है, रो की पावर 1/2, यहाँ पे भी क्या है रो की पावर 1/2, हमको यही चाहिए तो यही वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं। ये वैल्यू जब यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10⁵ माइनस 2500 डिवाइडेड बाय 3500 इंटू 1750, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 4750 पास्कल। तो इस तरीके से हम बल्क मॉडुलस इसका निकालेंगे। तो ये क्वेश्चन था बल्क मॉडुलस के ऊपर, आई होप आपको समझ में आया होगा। एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, हमारा इंस्टाग्राम पे पेज है मैकेनिकल इंजीनियरिंग गेट नाम से, तो इसको फॉलो करें। जो भी अपडेट्स होगा इस पेज पे आ जाएंगे, जो भी एग्जामिनेशन अपडेट्स होगा वह इस पेज पे आ जाएंगे। और हमारा टेलीग्राम चैनल भी है A²G, आप सर्च करें A²G अकेडमी टेलीग्राम पे, तो वहां पे आपको ये पेज मिल जाएगा, ठीक है। ओके, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। कीप लर्निंग, कीप क्रैकिंग।